चलो दोस्तों, अभी हम स्टार्ट मिलते हैं वापस यूटिलिटी वाले टॉपिक को लेकर। बस ये अभी हमारा यूटिलिटी का लास्ट टॉपिक है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। एंड यू नो वेल कि इस वीडियो को हमने क्यों बनाया, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। याद रखिए, नोट करिए, 12th स्टेट बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन 90% इंपॉर्टेंस के लिए इसमें आता है। ओके, तो दोस्तों अभी हम लोग ज्यादा सीखने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी होता क्या है। आपकी स्क्रीन पे आप देखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लिखा हुआ है, राइट। तो मैं आपको कुछ एक बात बताना चाहता हूँ। पहली बात, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। ओके, आराम से, थोड़ा सा आराम से समझेंगे इस वीडियो में, ज़्यादा घाई ना करते हुए एक्सप्लेनेशन के साथ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी चीज़ समझ जाएगी, और मेरी हमेशा उम्मीद रहती है कि आपको सारी चीज़ समझना ही है। ओके, देखो दोस्तों, लॉ मतलब सबसे पहली बात बताऊँ, इकोनॉमिक्स के अंदर में लॉ क्या होता है और नियम क्यों बनते हैं। नियम होता है, बार बार अगर कोई चीज़ होती है तो उसको एक नियम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, चाहे फिर दुनिया की कोई भी चीज़ हो, बस उसको एक नियम ही है मतलब। लेकिन बस एक्सपेरिमेंटल ऐसा होना चाहिए कि 90-80% उसके रिजल्ट्स सक्सेसफुल अगर है तो डेफिनेटली वो लॉ बन जाएगा, राइट। अब ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है दोस्तों, ये इकोनॉमिक वाला लॉ है। वैसे नेचर के लॉ होते हैं, साइंस के अपने लॉ है, राइट। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का लॉ है। गवर्नमेंट के इनकम टैक्स के भी लॉ है, क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर कोड वाले भी लॉ है, ये भी लॉ है, वो भी लॉ है। लॉ यानी कि प्रिंसिपल, एक नियम, एक रूल। ओके, तो वैसे ही हमारे इकोनॉमिक्स के लॉ है। अच्छा दोस्तों, हमारे इकोनॉमिक्स के लॉ जितने भी होते हैं ना, याद रखिएगा, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं, ह्यूमन बीइंग और साथ में उसका वेल्थ एंड रिसोर्सेज। ओके, तो दोस्तों देखो, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ लिखा हुआ है। व्हाट इज मीन बाय डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी ये हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस हो गया। डिमिनिशिंग मतलब वो यूटिलिटी जो फॉल होती है। चलो दोस्तों, मुझे जनरल आंसर दो। मेरा लास्ट वीडियो अगर आपने किसी ने देखा है, सही तरीके से देखा है, तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ जल्दी समझ आएगी। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको हल्का सा एक शॉर्ट और भी करा देता हूँ। किसी भी गुड्स को, यानी हर गुड्स में वन सेटिस्फाइंग पावर होती है पर्सन के हिसाब से। तो अगर मैं ग्लास ऑफ वाटर से मतलब पानी पी रहा हूँ, तो फर्स्ट ग्लास की यूटिलिटी ज़्यादा होती है, दूसरे ग्लास की कम, फिर तीसरे में कम, चौथे में कम। यानी हर आने वाले ग्लास का वन सेटिस्फाइंग पावर, जिसको हम यूटिलिटी बोलते हैं, वन सेटिस्फाइंग पावर कम होता है। गॉट इट सर, सही है। तो दोस्तों यही डिस्कस किए थे हमने लास्ट वीडियो में। तो क्या ये लॉ तो वही लिखा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा ठीक है, अब लॉ की यूटिलिटी डिमिनिश क्यों हो रही है। गॉट इट सर, यूटिलिटी इसलिए डिमिनिश हो रही है क्योंकि आप कंजम्पशन कंटिन्यूस कर रहे हो। क्योंकि अगर अभी मैं फर्स्ट ग्लास, सेकंड ग्लास, थर्ड ग्लास, ओके, वाटर अगर हम लोग ले रहे हैं, तो ऑफकोर्स इसकी यूटिलिटी कंटिन्यूसली क्या होगी, फॉल। बस यही तो ये लॉ है, यही तो एक प्रैक्टिस है। मैंने आपको जैसे कि बोला, सारे लॉ एक प्रैक्टिस से डिफाइन होते हैं। एक प्रैक्टिस जो सामने मतलब आती है, दिखती है, कोई नोटिस कर लेता है, तो वो एक लॉ बना देता है, या लॉ एक थ्योरी बना देते हैं। तो वैसे एक थ्योरी है जो अल्फ्रेड मार्शल साहब ने हमको बताई है, राइट। तो दोस्तों ये थ्योरी क्या है, पहले इस थ्योरी को हम लोग समझ लेते हैं। देखो, अल्फ्रेड मार्शल ने जिस लैंग्वेज में लिखी है उस लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं, फिर इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, वो डोंट वरी, बनी रहिए साथ में वीडियो में, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। गॉट इट। दोस्तों इसमें लिखा है अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट इकोनॉमिक्स का मतलब है, हर लॉ में आपको ये सेंटेंस मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लॉ रिजिड नहीं होते। इकोनॉमिक्स के लॉ मतलब कैसे होते हैं, चेंज होने वाले होते हैं, वेरिएबल होते हैं, मतलब सिचुएशनल होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हाइपोथेटिकल होता है। दोस्तों ये वर्ड आपको बार बार सुना जाएगा जब जब आप इकोनॉमिक्स सीखोगे। इकोनॉमिक्स के लॉ हाइपोथेटिकल होते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब क्या, इमेजिनरी अजम्पशन बेस्ड, सिचुएशनल, कभी फेल भी हो सकते हैं और पास भी हो सकते हैं। तो दैट इज व्हाट वी से कि इमेजिनरी लॉ होता है। तो अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, ये सेंटेंस हमेशा लॉ के साथ जुड़ा होता है। मतलब मान के चलते हैं कि बाकी सारी बातें कांस्टेंट है। बाकी सारी कौन सी, प्राइस, इनकम, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज, उसके बाद एनीथिंग, द अनदर गुड्स, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट। अगर ये चेंज हो गया तो आपका ये लॉ फेल हो जाता है। सपोज मुझे पानी पीते पीते किसी ने मुझे बोला कि सर मैं आपके ग्लास में नींबू निचोड़ दूँ और उसमें थोड़ा सा ये मतलब मसाला डाल दूँ, तो ऑब्वियसली आई विल से यस ऑफ कोर्स। तो जो सेकेंड और थर्ड ग्लास में ड्रिंक करूंगा, वो ग्लास में यूटिलिटी बढ़ जाएगा, लॉ फेल हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट समथिंग शुड बी अ कांस्टेंट देयर। टेस्ट शुड नॉट चेंज, प्राइस शुड नॉट चेंज, quantity should not change, advertisement should not be there in the market, population should not change,
many things are there, it should be constant. Then what should be variable? जिसके ऊपर ये लॉ बना हुआ है, राइट? दोस्तों ये लॉ जो है ना कंज्यूमर और उसके कंजम्पशन को लेके, कंज्यूमर और उसके कंजम्पशन को लेके। चलो ठीक है दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको आगे बढ़ाते हैं। इसमें लिखा है मिस्टर मार्शल ने, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन, आप ऊपर देखिए आपको दिख जाएगा, एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग, डिराइव्स फ्रॉम, लुक एट दिस वर्ड, एडिशनल बेनिफिट। ओके, किसको बोला है? यूटिलिटी को बोला है। एडिशनल बेनिफिट वन को बोला है, वन सेटिस्फैक्शन पावर को बोला है। तो एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीजेस। एडिशनल बेनिफिट डिमिनिश होता है हर स्टॉक के इंक्रीज होने से, यानी स्टॉक के इंक्रीज होने से आने वाला एडिशनल बेनिफिट डिमिनिश होता है। गॉट इट? ये मार्शल का सेंटेंस है। एवरी इंक्रीजेस इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज, जो स्टॉक मेरे पास पहले से ही है उसको मैं और इंक्रीज करता हूँ तो एडिशनल बेनिफिट क्या होगा? बढ़ेगा। आपको लगेगा यस सर वेल्थ बढ़ रही है। सर हम वेल्थ की बात नहीं कर रहे ना, हम वेल्थ की बात नहीं कर रहे, हम उस चीज से आने वाली यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। दोस्तों इमेजिन करो कि आपके पास बहुत सारे मोमोज है, एक मोमो, दो मोमो, सॉरी बट खाने की बात करो, भूख लगी होगी, आई नो वेरी वेल। तो एक मोमोज, दो मोमोज, तीन मोमो, ऐसे बहुत सारे आ गए। पहले कम था तो यूटिलिटी ज़्यादा थी, फिर थोड़ा से कम हो गई। मतलब जैसे जैसे मोमोज की वहाँ डिमांड लेता है कि मैंने आपके घर में बोरिया भर के मोमोज ला दिए, तो क्या आपकी यूटिलिटी हाई रहेगी? आपकी यूटिलिटी डिमिनिश हो जाती है। ओके, इफ यू हैव अ डाउट ऑन माई सेंटेंस, just go and experiment this law, so then you will definitely feel and find okay what the law is successful, the law is operational and the law is applicable. Okay, because you people are normal people, you are not abnormal people, I know, that's what. Okay, उसके बाद इसने लिखा है दोस्तों, उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया है, तो दैट इज व्हाट हम लोग अभी स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं टॉपिक को। लाइक अब इसके बाद एक शेड्यूल आपके सामने है, हर लॉ के बाद उसकी डेफिनेशन के बाद एक शेड्यूल आंसर में हमको भी देना होता है। ठीक है, अब शेड्यूल में आते हैं, राइट? शेड्यूल बोलिए, शेड्यूल बोलिए, वट एवर। तो नाउ लेट्स कम इन द शेड्यूल। तो दोस्तों इस शेड्यूल में अगर हम देखेंगे यूनिट ऑफ द गुड लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 यूनिट है। कितने यूनिट है दोस्तों? 7। फिर वही याद करो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसके शेड्यूल के बारे में बताया था। तो फर्स्ट यूनिट में यूटिलिटी 10 है, सेकेंड में 6 है, थर्ड में 4 है, 4 में 2 है, 5 में 1 है, 6 में 0 है और 7 में 2 है। वही वाला लॉ है, वही वाली चीज़ है जो एक्सप्लेनेशन में अभी हमारे सामने दिख रहे हैं। और व्हाई नॉट, वही तो सीख रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जैसे जैसे आप यूनिट्स को कंजम्पशन को बढ़ाओगे, एडिशनल यूनिट इंटेक करोगे, आने वाली यूटिलिटी, डिराइव होने वाली यूटिलिटी क्या होगी? डिमिनिश होगी। और वो दिख रहा है 10 6 4 2 1 0 -2, यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है फ्रेंड्स। ओके, तो हर लॉ के एक्सप्लेनेशन के बाद पहले तो डेफिनेशन दे दीजिए, फिर उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। डेफिनेशन के पहले दोस्तों इंट्रो भी देना होता है, पहले इंट्रो दे दो, व्हाट इज अबाउट द लॉ इज, यू नो, कंज्यूमर होता है, कंजम्पशन पैटर्न होता है, चीज़ होती है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन करता है, ये एक्सप्लेनेशन इंट्रो हो गया। फिर डेफिनेशन दो अल्फ्रेड मार्शल वाली, फिर डेफिनेशन को एक्सप्लेन करो, फिर शेड्यूल दो, शेड्यूल को एक्सप्लेन करो। शेड्यूल को एक्सप्लेन मैंने जैसे किया कि फर्स्ट यूनिट हाईएस्ट यूटिलिटी, then you will start consuming more units, you will find the utility will start diminishing. The one stage will come there, you know, you will reach to the highest point, that means the utility will be 0, your want will get completely satisfied. Afterwards, if you take consumption of that commodity, you will find your utility start falling, that will diminish, okay, and that will definitely comes into negative. Okay, so dosto, that's what I say. This was the schedule. So you can explain that schedule like this. Okay, now after explanation of the schedule, you will find we'll have the diagram. Okay, अभी हमारे पास डायग्राम होता है और डायग्राम को भी ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट होता है हर लॉ में। मैंने बोला हर लॉ में, ये लॉ में नहीं, हर लॉ में, इसमें भी, सब में सारे इकोनॉमिक्स के लॉ में आपको डायग्राम एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों हर डायग्राम में, जो इकोनॉमिक्स फर्स्ट टाइम सीख रहे होंगे, जिन्होंने 11 सीरियसली नहीं सीखा है, तो उनको भी बता दूँ डायग्राम कुछ इस पैटर्न का होता है। और 11th में वैसे भी आपको ज़्यादा डायग्राम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब डायग्राम बिल्कुल भी नहीं है शायद। तो 12th में आपको डायग्राम हर चैप्टर में फेस करने हैं। कुछ जगह पे 1-2 चैप्टर में नहीं है, जस्ट लाइक नेशनल इनकम, वहाँ पे भी छोटा सा डायग्राम हो, लेकिन वो थोड़ा सा नॉर्मल
डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ओके, इकोनॉमिक्स के डायग्राम इस पैटर्न के होते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है और एक ओ एक्सिस है, ऐसे दो एक्सिस है। एक हॉरिजॉन्टल जा रहा है वो एक्स वाला एक्सिस है, और जो वर्टिकल जा रहा है वो वाई वाला एक्सिस है। बोलेंगे क्या बता रहे हो सर, ये तो बचपन में सीखे। तो क्या हुआ, तुम अभी कौन से ऐसे बड़े हो गए हो, राइट? बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो गए हो, सीखते हैं छोटी बातें और अच्छी बातें और बेसिक बातें और स्ट्रॉन्ग बातें। ओके, तो दोस्तों देखते हैं वाई एक्सिस पे आपको क्या दिया है। वाई एक्सिस पे इन्होंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है। मार्जिनल यूटिलिटी 0 से 0, 2, 4, 6, 8, 10, और थोड़ा नीचे जाएगा तो 0 के नीचे -2 भी दिया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स वी नो, वी सॉ दिस थिंग्स, राइट? व्हाट द यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, निगेटिव भी होती है, इसलिए उन्होंने निगेटिव पॉइंट को भी इंडिकेट किया हुआ है। गॉट इट? चलो अब आते हैं इधर साइड क्या है, एक्सेसिस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये यूनिट्स है, ये यूनिट्स है। तो जैसे जैसे आप यूनिट कंज्यूम करोगे, तो पहले यूनिट पे आपकी हाई यूटिलिटी थी। आप देख सकते हो वो कर्व जो निकला हुआ है स्लोप डाउनवर्ड वाला, उस कर्व में सबसे टॉप पे देखिए एक्स है, मतलब कि एक्स नहीं है वो, एक्चुअली पॉइंट ऐसा क्रॉस किया हुआ है। तो हाईएस्ट यूटिलिटी सेकंड पे थोड़ा लो हो गया, थर्ड पे थोड़ा और लो हो गया, फोर्थ पे लो हो गया। जैसे जैसे यूनिट आप कंज्यूम करोगे, यूटिलिटी एक स्टेज पर 6 पे 0 पे आ गई है, दैट इज नॉट 0। और 7 पे जब आप जा रहे हो तो आपकी यूटिलिटी -2 हो गया है। ओके, तो दोस्तों ये क्या इंडिकेट कर रहा है। और वैसे ही मैंने आपको और बताऊंगा कुछ लॉ में। इकोनॉमिक्स से खास याद रखना कि अगर दो वेरिएबल डिफाइन किए जा रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, और एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो हमारा हमेशा कर्व स्लोप डाउनवर्ड होता है। दिस इज लाइक स्लोप डाउनवर्ड होता है। गॉट इट? दोस्तों इस तरीके से स्लोप डाउनवर्ड होगा। तो हमेशा याद रखिएगा स्लोप डाउनवर्ड कब कब और कैसे और क्यों होता है, क्योंकि कॉन्ट्रा रिलेशन है। कॉन्ट्रा रिलेशन में आपको हमेशा ऐसा मिलेगा। तो एम यू यहाँ पे डिमिनिश हो रहा है और निगेटिव की ओर जा रहा है। बस अपने को ऐसे 2-4 पॉइंट ऐसे इंडिकेट करने हैं। हो गया हमारा डायग्राम। ओके, हो गया हमारा डायग्राम। इस तरीके से इसको शो करना है, पॉइंट प्लॉट करना आपको आता होगा। नहीं आता होगा तो कभी हम लोग क्लास में तो मिलेंगी, तो वहाँ मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि कभी तो भी किसी डिस्कशन में मेरा अजम्पशन लॉ के बारे में डिस्कस हुआ था। अभी हम लोग देखते हैं इसके अजम्पशंस के बारे में। ठीक है, अजम्पशंस, हर लॉ के अजम्पशंस होते हैं। हाइपोथेटिकल लॉ, हाइपोथेटिकल पहली बार बोल दिया था मैंने। तो लॉ जब सिचुएशनल होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन पे अप्लाई होते हैं, तो उसमें अजम्पशंस बताने कंपलसरी है। बिना अजम्पशंस के अब इस लॉ को मान लेंगे कि रिजिड हो गया, और इकोनॉमिक्स के कोई भी लॉ रिजिड नहीं होते। लॉ ऑफ ग्रेविटी साइंस का लॉ है, परमानेंट लॉ है, फिक्स लॉ है। रिजिड है मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, सिचुएशनल नहीं है, दैट इज रिजिड है। ओके, तो वैसे हमारे साइंस के लॉ मतलब हमारे इकोनॉमिक्स के लॉ नहीं है। ओके, देखते हैं अभी सबसे पहले दोस्तों अजम्पशन क्या लिया हुआ। अजम्पशन क्या चीज़ होती है, मैं आपको पॉइंट के साथ एक्सप्लेनेशन करता हूँ लॉ से रिलेट करते हुए फटाफट। कार्डिनल मेजरमेंट, जैसे दोस्तों मैंने बताया था यूटिलिटी को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। 3 क्लास, फर्स्ट क्लास में आपको यूटिलिटी कितनी मिली। अगर मैं आपको न्यूमेरिकली बिना न्यूमेरिकली बात करने के लिए बोलूँ तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सर आई वाज गेटिंग सेटिस्फाइड लॉट, ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। आई वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड, ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सर आई वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड, ऐसे नो। मतलब दोस्तों इसको वर्ड्स में डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको फिगर्स में डिफाइन करने के लिए मिस्टर अल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल मेजरमेंट बेस अपने को बताया हुआ है। तो उस बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो यूटिलिटी को यहाँ पे कार्डिनल बेसिस पे गिना जाता है, ये अजम्पशन है। अदरवाइज लोग तो इसको 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार से भी गिन सकते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी गिन सकते हैं, मार्वलस, ऑसम, गुड, एवरेज, बैड, ऐसे भी गिन सकते हैं। तो दोस्तों सबकी अपनी मेजरमेंट कैलकुलेशंस है। तो मार्शल ने जब ये लॉ बनाया तो उन्होंने सीधा डिफाइन किया हुआ है कि मेरी स्टडी कार्डिनल मेजरमेंट बेसिस पे है, इसलिए मेरा लॉ जो है कार्डिनली काउंट किया जाए, मेजर किया जाए, तो मेरा लॉ सक्सेसफुल आपको दिखेगा। ओके, मतलब किसी भी कंजम्पशन करने वाले से ये पूछिए कि फर्स्ट क्लास में आपको कैसा लगा, तो परसेंट में बोलिए, बोलेगा 100। दूसरे में कितना लगा, बोलेगा 90। तीसरे में कितना लगा, बोलेगा 60। मतलब ये जब डिफिनेशंस और न्यूमेरिकली डिफाइन करेगा तो समझ जाइए कि कार्डिनल मेजरमेंट फॉलो हुआ है, तो ही लॉ ये डिफाइन हो रहा है और दिख रहा है, मतलब शो हो रहा है। गॉट इट? दोस्तों नेक्स्ट इज व्हाट, सिंगल यूज। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट यूनिट हम फर्स्ट ग्लास जो कंजम्पशन किया था वो एक बार हो गया, फिर सेकेंड ग्लास दूसरी बार, फर्स्ट एप्पल ओके, सेकेंड एप्पल ओके, फिनिश। मतलब एक कंजम्पशन एक यूज, राइट, लाइक दिस।
This is what the utility we are talking. That is only about the single use. We cannot take the multiple use of the item. अगर आप मुझे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो ना, तो इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है अलग अलग मल्टीपल पर्पज़ के लिए। अगर आप मुझे मोबाइल फ़ोन दोगे ना, तो ये लॉ फेल हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन मैं बोलूँगा सिर्फ कॉलिंग कर करके बोल रहा है मेरी यूटिलिटी खत्म हो। नो सर, इसमें गेम खेल सकते हैं सर, इंटरनेट है सर, यूट्यूब चैनल है सर, गूगल है सर, ओके, मल्टीपल थिंग्स है। अगर आप मुझे मल्टीपल यूज वाला आइटम दे रहे हैं तो इसका लॉ तो फेल हो गया। मिस्टर मार्शल सर का लॉ तो फेल हो गया। सर ने जो लॉ बनाया ना, तो अजम्पशन भी वैसे ही दिया हुआ है, बोला है सिंगल यूज होना चाहिए कमोडिटी का, अदरवाइज तुम्हारा लॉ फेल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट तीसरा उन्होंने अजम्पशन दिया हुआ है होमोजेनिटी होना चाहिए। जैसे मेरे ग्लास का साइज इतना 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 इतना, तीनों ग्लासेस सेम साइज के होना, तीनों एप्पल सेम साइज के होना। व्हाट इज सर? अगर साइज बदल गया ना तो लॉ फेल। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आपने मुझे इतना साइज दिए थे कंजम्पशन के लिए एप्पल का, फिर आपने इतना साइज दिए, फिर आपने इतना, तो भाई फर्स्ट तो टीट्स ओके, सेकेंड फिनिश, तो मैं तो आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगा कंजम्पशन में, तो लॉ तो वही खत्म हो गया। या फिर आपने मुझे फर्स्ट एप्पल इतना बड़ा दे दिए, तो मेरा तो आधा लॉ तो वही खत्म हो गया। तो दोस्तों उन्होंने वही बोला हुआ है कि देयर शुड बी अ होमोजेनिटी इन द क्वांटिटी, इन क्वालिटी, इन शेड, इन डिजाइन, इन टेस्ट, यू नो, in many things. I mean, it should be a same and similar. It should not be different. That one commodity should not be different from other commodity. Okay, that is what. नहीं तो लॉ फेल हो जाएगा। अगर आपने पहला शक्कर वाला मतलब आइटम खिला दिया, फिर आपने नमक वाला आइटम खिला दिया, तो लॉ विल डैमेज। There should be a equality. There should be a homogeneity. There should be a similarity. Okay. Next, suitable size and reasonability. दोस्तों रिजनेबिलिटी एंड सुटेबल साइज क्या होता है? हम समोसा खाते हैं, राइट, नो डाउट। तो समोसा साइज क्या होता है? इतना, कितना बड़ा साइज होता है, कितना होता है? रिजनेबल साइज। ओके, अच्छा ठीक है। आप ग्लास से पानी पीते हो, मटके से पीते हो? नो, आप ग्लास से क्यों पीते हो? रिजनेबल साइज, गॉट इट। चाय कैसे पीते हो? कप से पीते हो, यानी कप के साइज में, रिजनेबल साइज। स्पून से पियेंगे चाय तो रिजनेबल साइज, स्पून से चाय पी रहे, इज नॉट अ रिजनेबल साइज, लॉ विल फेल। रिजनेबल साइज से अगर आप कंजम्पशन कर रहे हैं तो लॉ, यू विल फाइंड दैट द लॉ ऑफ अल्फ्रेड मार्शल सर विल बी सक्सेसफुल। गॉट इट। नेक्स्ट आइटम इज सुटेबल कंटिन्यूटी। दोस्तों कंटिन्यूटी इज व्हाट लाइक, ऑफकोर्स मैंने आपको जैसे कि लॉ के स्टार्टिंग में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस, देन यू विल फाइंड दिस लॉ इज सक्सेसफुल, अदरवाइज लॉ विल फेल। आज अगर एक गिलास पानी में पी रहा हूँ और मैंने बोला कि कल मैं दूसरा ग्लास पीऊंगा, परसों दूसरा ग्लास पीऊंगा, तो सर दोस्तों ये यूटिलिटी कभी खत्म नहीं होना है और कभी डिमिनिश नहीं होना है, लॉ फेल हो जाना है। इसलिए मिस्टर मार्शल सर ने ये बोला है कि आपको कंजम्पशन कंटिन्यूअस करना है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी इज व्हाट, उन्होंने ऐसा बोला हुआ कि यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर शुड बी कॉन्स्टेंट। जैसे मैंने बोला था अदर थिंग्स बीइंग कॉन्स्टेंट, लॉ के स्टेटमेंट में था अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ये हमेशा एंड हमेशा होना, राइट। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस नहीं बदलने को ना। दोस्तों अगर क्या मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ, अगर मान के चलते रसगुल्ला अगर 4-5 रुपए दो भी है मिल रहा है और अचानक उसकी रेट 25 रुपये हो जाते हैं, अचानक उसके रेट 60 रुपये हो जाते हैं, तो दोस्तों मेरा कंजम्पशन तो स्टॉप हो गया क्योंकि प्राइस बदल गई। अच्छा ठीक है, मेरा प्रेफरेंस चेंज हो गया, मैं रसगुल्ला खा रहा था, अचानक मैंने देखा कि मार्केट में एक न्यू मिठाई आई, जैसे आप लोग बाहुबली मिठाई, बाहुबली मिठाई बहुत अच्छी है, खा के देखिए आप। तो नई मिठाई आ गई, बाहुबली पिक्चर आ गया, बाहुबली मिठाई आ गई, तो मैंने ये रसगुल्ला छोड़ना है क्योंकि मैंने नए पैटर्न की तरफ भागना है, क्योंकि मेरा प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, इस कमोडिटी से मैं डाइवर्ट हो गया। अब तो अल्फ्रेड मार्शल सर का लॉ तो वैसे ही खत्म। इसलिए मार्शल सर ने क्या बोला है, यू शुड बी कॉन्स्टेंट इन प्रेफरेंस, यू शुड बी कॉन्स्टेंट इन एवरीथिंग, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट। ओके, इवन प्रोडक्शन कॉस्ट शुड ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट। उसका प्रोडक्शन नहीं तो कंजम्पशन कहाँ से बढ़ेगा? So many things are there. There are the different elements we can study in that one. Okay. Now, next is what rationality. So rationality is very important feature. Consumer rationality is like it's all about consumer should be rational. Behavior of the consumer should be rational. What is called rational? Okay. अभी आप इस मेरे सामने बैठे हैं, तो अभी आप क्या है? आप नॉर्मल पर्सन है, मैं भी आप नॉर्मल पर्सन, हम बोथ वी आर द नॉर्मल पर्सन। ओके, तो वी आर द नॉर्मल। हाउ वी हैड आइडेंटिफाइड वी आर द नॉर्मल पर्सन? क्योंकि दोस्तों एक बार खाना खा लेते हैं, फिर पेट भर जाता है, उसके बाद ज़्यादा नहीं खाते, राइट। हम सो भी जाते हैं, उठ भी जाते हैं, फिर भूख लगती है, फिर खाते हैं।
लेकिन हम सिर्फ खाते ही रहते, इट्स नेवर हैपेंड, राइट? तो वी आर नॉट इरेशनल, वी आर द नेशनल, ओके? तो ये लॉ जो है ना रैशनल पे अप्लाई होता है। जस्ट रिमाइंड इट अगेन व्हाट आई से, ये लॉ जो है ना रैशनल पे अप्लाई होता है, नॉर्मल पर्सन पे अप्लाई होता है, नॉर्मल पर्सन पे। व्हाट इज सर? दिस इज व्हाट द मार्शल सेज, लाइक द पर्सन शुड बी रैशनल। नेक्स्ट, इनकम ऑफ द पर्सन शुड रिमेन कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। मेरी इनकम अगर मैं रसगुल्ले खा रहा हूँ, आज मेरी औकात हैसियत रसगुल्ले खाने की है, इट्स ओके। लेकिन मेरी इनकम अगर करोड़ों में आ जाए तो मैं होटल ताज में जाके या फिर किसी और 7 स्टार होटल में जाके दूसरी मिठाई खा लूँगा, दूसरा खाना खा लूँगा। माई टेस्ट विल डिफरेंट विल माई टेस्ट विल टोटली चेंज। अब मैं रेस्टोरेंट का रसगुल्ला नहीं खाऊंगा भाई, ओके? आई विल गो समवेयर एल्स एंड आई विल टेक द कंजम्पशन ऑफ सम अदर कमोडिटी एंड आई विल ट्राई टू फाइंड द बेस्ट कमोडिटी ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज माई इनकम इज इन करोड्स, ओके? तो फ्रेंड, this is what the income should not change, otherwise your law will distract. Next item is price. अभी मैंने बताया था प्राइस कांस्टेंट रहना चाहिए। अनरियलिस्टिक assumptions, अब DOME का जो assumptions है वो अनरियलिस्टिक है। ये क्रिटिसिज्म में जाना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी टू से, बट ये पॉइंट हम लोग नोट्स में से हटा देंगे, कोई इशू नहीं है। जबरदस्ती किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करना इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये क्रिटिसिज्म का पॉइंट है, हम लोग क्रिटिसिज्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है? हैबिट एंड इम्पल्स, दोस्तों अच्छा ये क्रिटिसिज्म्स के पॉइंट है, हैबिट्स, बल्कि गुड्स, यू नो, दिस आर द आइटम्स ऑफ, सॉरी दोस्तों बस ये अजम्पशन हमारे हो गए हैं यहाँ पे, दिस आर द अजम्पशंस। हमारे नोट्स में थोड़ा सा हल्का सा एरर मुझे दिख रहा है, उसको मैं करेक्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलो दोस्तों अभी आते हैं, दैट इज़, ये था हमारा अजम्पशन, अभी हमने डिस्कस किया। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दूँ हमने क्या क्या डिस्कस किया। कार्डिनल मेजरमेंट, सिंगल यूज, होमोजेनिटी, सुटेबल साइज। सुटेबल साइज मेरा ऐसा शायद स्किप हो गया था। सुटेबल साइज मतलब जैसे मैंने चाय को स्पून से पीने की बात किया था, तो साइज शुड बी सुटेबल, यू नो, इट शुड बी अ सुटेबल साइज, रिजनेबल साइज। रिजनेबिलिटी, मैंने रिजनेबिलिटी डिस्कस किया था, राइट? कंटिन्यूटी हो गया हमारा, कॉन्स्टेंसी हो गया, रैशनलिटी हो गया, और इनकम भी हमारा डिस्कस हो गया। तो दोस्तों दैट्स ओवर, ये हमारा जम्पशन था। अब आते हैं एक्सेप्शंस के ऊपर। मैं थोड़ा सा बस 5 मिनट आपका और एक्स्ट्रा लूँगा और फिर एक्सेप्शन के साथ अपना ये लॉ द एंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? अब इस लॉ के अंदर में एक्सेप्शंस क्या होता है? देखो हर लॉ में एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस किसको बोलेंगे? जो इस लॉ में नहीं बैठते उन चीज़ों को। अब आपको पता होगा पैसा, इसकी यूटिलिटी कभी किसी की डिमिनिश नहीं होगी, मतलब एक लेवल पे जाने के बाद डिमिनिश होगी। चलो अगर मैं आपको 1 करोड़ दे दूँ तो यू विल थिंक समवॉट सेटिस्फाइड, वाओ 1 करोड़ आ गया, बोले सर दे दो, हाँ ठीक है बेटा बाद में क्लास में मिलेंगे दे देंगे। फिर दूसरा करोड़ दे दिया, तीसरा करोड़ दे दिया, तो इट्स ओके, यू विल थिंक लाइक दैट, नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद मनी। नो, you will get satisfied when you will get more करोड़ ऑफ रुपीस, ओके? बहुत सारा पैसा आपके हाथ में आएगा, तब आप जाएंगे, तब फील करोगे यार थोड़ा बहुत, नाउ आई एम रिलैक्स, आई एम सेटिस्फाइड। बट मनी एक ऐसा चीज़ है कि इसकी यूटिलिटी आने दे वाली रहती है, इंक्रीज होती है। 2 रुपये आ गए, फिर 200 आ गए, फिर 2000 आ गए, फिर 20,000 आ गए, फिर 2 लाख आ गए, फिर 2 करोड़ आ गए, फिर 200 करोड़ आ गए। दोस्तों ऐसे आते रहा तो आपकी यूटिलिटी और इंक्रीज हो जाती है पैसे को लेकर, ओके? दिस इज व्हाट मनी पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है, तो इस वजह से उनको एक्सेप्शंस बोलते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे एक्सेप्शन एग्जैक्टली मीन्स व्हाट? ऑफ कोर्स द गुड्स और थिंग्स वेयर योर लॉ कैन नॉट अप्लाई, योर लॉ इज नॉट एप्लीकेबल और दैट पॉइंट्स, दिस इज व्हाट, दैट इज दे आर एक्सेप्शंस। तो दोस्तों देखते हैं अभी सबसे फर्स्ट हॉबीज। हॉबीज आपको पता होगा, लोगों की हॉबीज होती है, किसी की स्मोकिंग की होती है, किसी की मतलब हीरो हीरोइन के फोटो कलेक्ट करने की होती है, किसी की रेयर आर्टिकल कलेक्ट करने की हॉबीज होती है, किसी की कुछ। तो उनके पास अगर चीज़ आते रही तो क्या यूटिलिटी फिनिश होगी, डिमिनिश होगी? नो, यूटिलिटी तो बहुत बढ़ेगी भाई। मेरे पास अगर सपोज ओल्ड कॉइन्स कलेक्ट करने का अगर मेरे पास मुझे शौक है, मुझे हैबिट है मेरा, तो ऑब्वियसली व्हाट आई विल डू फ्रेंड्स, आई विल कलेक्ट मोर एंड मोर एंड मोर, माई यूटिलिटी स्टार्ट इंक्रीजिंग, मेरी यूटिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद एक्सेप्शन में गया ये मीजर्स, कंजूस लोग, मीजर्स, कंजूस लोगों के बारे में हम बात करेंगे, राइट? दोस्तों इन लोगों को अगर हमने इस लॉ में बैठा दिया तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये लोग रैशनल की कैटेगरी में नहीं बैठते, ये रैशनल है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कलेक्ट करना जानते हैं बट स्पेंड करने की इनकी बिल्कुल 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 भी इच्छा नहीं रहती है। तो फिर ये कौन से नॉर्मल हो गए, राइट?
लेके रख दिया, अलमारी में भर दिया, जमा कर दिया, जमा करते गए, जमा करते गए, जमा करते गए, बहुत जमा कर लिए, एक दिन आसमान चले गए, जमा कर लिए। ये लोग स्पेंड नहीं करना चाहते, ये लोग खर्च नहीं करना चाहते। ओके, दिस इज कॉल्ड मिजर, राइट। और इन लोगों के ऊपर ये लॉ अप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी यूटिलिटी और बढ़ती है। एंड दैट्स ऑल अबाउट कंसर्न, दैट्स ऑल कंसर्न विथ मनी। ड्रंकर्ड्स, ये आपका फेवरेट एग्जाम्पल है, राइट। ड्रंकर्ड्स, अगर ये इनको ड्रिंक मतलब पिलाया जाए तो वन ड्रिंक, देन आफ्टर दे विल डिमांड मोर ड्रिंक, देन अगेन मोर ड्रिंक, देन अगेन मोर, मतलब दे विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर एंड मोर कमोडिटी, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ड्रिंक। दोस्तों क्यों? क्योंकि इनको वो नेक्स्ट यूनिट से और सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, और सेटिस्फैक्शन चाहिए, क्योंकि दैट इज ऑल अबाउट नशा। जो जितना ज़्यादा इंटेक करते हैं उतने ज़्यादा वो इंक्रीज होता है, जिसके लिए वो लोग वो उसका कंजम्पशन कर रहे हैं, जिस वजह से ये लॉ फेल हो जाता है। क्योंकि इस केस में यहाँ पर यूटिलिटी डिमिनिश नहीं हो रही है। ओके, नेक्स्ट म्यूजिक, वी ऑल नो अबाउट दैट म्यूजिक। कल मैं एक गाना सुन रहा था, सॉन्ग सुन रहा था, ठीक है, एक लाइन बोल सकता हूँ ये सॉन्ग के आपके लिए, ठीक है, एक लाइन बोल के इस सॉन्ग को मैं फिनिश कर देता हूँ। कल मैं एक सॉन्ग सुनता रहा था, काफ़ी बार सुना मैंने, 4 to 5 टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स में भी। ओके, तो थोड़ा आपके लिए भी एक सेंटेंस सुना देता हूँ इस सॉन्ग का, राइट। ये ज़मीन गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। दोस्तों ये वाला सॉन्ग था वो जो मैं कल काफ़ी बार सुना था। तो म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ तो म्यूज़िक जो है कभी कांस्टेंट, मतलब इसकी यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होती है, इंक्रीज होती है। आई होप दैट कि आपका भी फेवरेट सॉन्ग होगा जिसको आप एक बार नहीं बार बार सुनते होंगे, राइट। यस और नो? नाउ दिस इज व्हाट दोस्तों, म्यूजिक इज लाइक काइंड ऑफ आइटम, ओके, दैट यू मस्ट नो दैट थिंग्स। तो ये एक्सेप्शन में गया। देन पावर, वी नो अबाउट द पावर। थोड़ा इस पॉइंट को देख लेते हैं, पावर क्या है। इट इज एन एक्सेप्शनल टू द लॉ बिकॉज व्हेन द पर्सन एक्वायर्स द पावर, इट्स जस्ट लस्ट फॉर द पावर इंक्रीजेस। ओके, इस टाइप का पावर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। पावर लाइक एनर्जी इज टॉकिंग अबाउट in the body, in the whatever. So once he is getting power from something, he will consume that thing more and more and more and more, because he will feel energetic, he will feel strong, and that's why he will demand that commodity more and more, right? This is what we say power. So this is not applicable to the power. Next is reading. We will know that reading, sir, जो लोग पढ़ते हैं ना उनके लिए रीडिंग का यूटिलिटी कभी डिमिनिश नहीं होता है। ओके, ऑल्सो मुझे भी, तो मेरा भी एक हैबिट था पढ़ने का, ज़्यादा पढ़ने का और किताबें पढ़ने का, तो मेरा तो कभी भी यूटिलिटी डिमिनिश नहीं हुआ। आज भी कुछ पढ़ने मिलता है तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उबते नहीं है, राइट। तो ये लॉ हमारे जैसे के ऊपर में अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट इज मनी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये लॉ के एक्सेप्शन भी समझ गए होंगे, राइट। तो अभी हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा का पूरा लॉ एक्सप्लेन किया, लॉ, डायग्राम, शेड्यूल, डेफिनेशंस, अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस, राइट। और भी कोई अगर क्वेरीज है आपकी तो चैट बॉक्स में आप डेफिनेटली लिखिए, कमेंट करिए, और मतलब मिलते रहिए और वीडियो मेरा देखते रहिए और शेयर करते रहिए। और आप अपने, फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट करिए और उनको भी बोलिए हमारा ये सेक्शन ज्वाइन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है टिल द पॉइंट ऑफ लॉकडाउन। जैसे ही ओपन हो जाता है क्लास में मिलते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।